नमस्कार दोस्तों, प्रमा इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः एडीओ टेस्ट सीरीज नंबर 2 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपका जीएस पेपर का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है। टेस्ट नंबर 1 की बात करेंगे तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा मैं करूंगा, सुनिएगा इसको ध्यान से। हमारी जो एडीओ टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आप लोग जाकर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसे इनरोल कर सकते हैं। साथ में क्लासेस भी जो है एडीओ की वो साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, टेस्ट का जो क्वेश्चन जो दिया गया है बाइलिंगुअल दिया गया है, लेकिन मैं मुख्यतः हिंदी में ही बात करूंगा। ठीक है, लेकिन जहां पर भी मुझे लगेगा कि नहीं इन शब्दों में आपको कठिनाई हो सकती है, मैं उसे प्रयास करूंगा कि मैं उसे इंग्लिश में भी बोल दूं। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डिगबोई में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना स्तरों में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो डिगबोई में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको भी पता है ये कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिगबोई क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप लोग जानते हैं, ये क्षेत्र असम में आता है। ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। ध्यान में रखना किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के सबसे पहले का जो पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें डिगबोई का नाम आता है। ठीक है, कहाँ पे है तो असम में है, ध्यान में रखना। गोंडवाना अस्त्रों में कोयला के क्षेत्र पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। और कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है, ध्यान में रखना। कैम्बे बेसिन की बात करेंगे तो कहाँ पे आएगा ये, तो ध्यान में रखना ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है। तांबा मुख्यतः कहाँ पे मिलता है तो ध्यान में रखना मध्य प्रदेश का एक जगह है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद करना। बालाघाट का जो क्षेत्र जो है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी आपको तांबा आपको एक खतरी एक स्थान है, वहां पे आपको ठीक ठाक तांबा आपको मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में तांबा मिलता है, ये तो आपको प्राचीनतम साक्ष्य आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको मिलेगा से राजस्थान से तांबा आता था। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को ध्यान में भी हम लोग रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका उत्तर क्या है, शंकुधारी वन है। ठीक है, अब शंकुधारी वन की बात करेंगे तो क्या होता है, इनकी पत्तियां जो होती है सुई जैसी होती है। ठीक है, पेड़ की आकृति कैसी होती है, शंकुकार होती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की होती है आकृति, ध्यान में रखना शंकुकार होती है पेड़ की आकृति, और काफी लंबे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस वन में आपको क्या मिलेंगे, पाइन मिलेंगे, फर मिलेंगे, स्प्रूस मिलेंगे और देवदार मिलेंगे। ठीक है, मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार का वन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पे मिलता है तो आपको पता होगा, सुंदरबन डेल्टा की बात करेंगे तो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। कांटेदार वन कहाँ पे मिलता है, जहां का स्थान शुष्क हो, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पे आपको कांटेदार वन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करेंगे, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट वन होता है। जैसे अमेजन की बेसिन की बात करेंगे, कांगो बेसिन की बात करेंगे, तो ये सब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, और साथ में यहाँ के वृक्ष जो होते हैं काफी घने होते हैं। इतने घने होते हैं कि दिन में सूर्य की रोशनी पहुंचना भी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है, शंकुधारी वन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। वृक्ष काफी लंबे होते हैं, काफी बड़े होते हैं, कोणीय आकार के होते हैं, शंकुधारी होते हैं, ध्यान रखना शंकु जैसी आकृति के होते हैं। पत्ते जो होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं, छरछरे होते हैं, मतलब सुई जैसे पत्ते होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, हिमालय के जो क्षेत्र हो गया, ठीक है, वहां पर भी आपको भारत में देवदार वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता है जिस पर एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती नहीं की गई है? ध्यान में रखना, तो ऐसे भूमि को क्या बोलते हैं, परती भूमि बोलते हैं। ध्यान में रखना क्या बोलते हैं, परती भूमि बोलते हैं, क्योंकि इनको खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कृषि वर्ष में कम समय के लिए मृदा की उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ष में खेती हुआ तो मृदा की उर्वरता जो है खेती के साथ चली जाती है, तो फिर से इनको खाली छोड़ दिया जाता है, दूसरे वर्ष इसमें खेती नहीं किया जाता, ताकि मिट्टी की उर्वरता फिर से बनी रहे। फिर जब मिट्टी की उर्वरता जब बन जाती है तब फिर से हम इसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो बंजर भूमि में खेती हो नहीं सकता है। ठीक है, चारागाह भूमि की बात करेंगे तो मुख्यतः ठीक है पशुधन चराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना।
आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां भारत में तराई बेल्ट के दक्षिण में पाई जाती है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान में रखना। तो इसको तराई बेल्ट के दक्षिण में पाई जाती है, इसका गुम्फित जलमार्ग, बालू रोधिका, ठीक है, गोखुर जिले, बिशर, सारे ही एग्जाम्पल जो है, सारे ही ऑप्शन जो है आपके सही है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। आप इसमें से कुछ कुछ चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आपको जानना चाहिए। जैसे गोखुर जिले क्या होती है, गुम्फित जलमार्ग क्या होता है, बालू रोधिका क्या होती है, तो इन सबको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, नदियों के भीतर या किनारों पे बालू के ऊंचे क्षेत्र जो कि समानांतर जलोढ़ मैदान में पाए जाते हैं, उसको बालू पटिया कहते हैं या फिर बालू रोधिका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोखुर जिले की बात करेंगे तो बिहार में गोखुर जिले का एग्जाम्पल जो है आपका बेगूसराय का काबर ताल जो है, वो इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि नदी जब अपने घुमावदार मार्ग की वजह से जब मार्ग जब अपना परिवर्तन करता है, तो मुख्य धारा से कट जाता है, तो उससे जिस झील का निर्माण होता है, उसको गोखुर झील कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो, ठीक है, OXBOW, ऑक्सबो झील कहा जाता है। विसर्प का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको मेंडर बोलते हैं। नदी के बड़े लूप वाले मोर जो परिपक्व नदी मैदानों की विशेषता होती है, उसको विसर्प कहते हैं, ठीक है, मतलब नदी जहां से मुड़ती है। तो इन सारी चीजों का आपको क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि कहीं कभी कभी यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुम्फित जलवार क्या होता है, ये मैंने बताना भूल गया, तो ध्यान रखना। जब नदियां कई छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनके बीच छोटे प्राय अस्थायी द्वीप का निर्माण होते हैं, तो इनको बोला जाता है गुम्फित जलमार्ग, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आप जाओगे तो इसको व्यवस्थित करना है आपको, तो कीजिए इसको व्यवस्थित। क्या चेन्नई तो पूर्व में आएगा नहीं, भोपाल भी आपका पूर्व में नहीं है। अब रायपुर और यहाँ पे दो ऑप्शन जो है, एक ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। तो ध्यान में रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप जाओगे तो ध्यान में रखना, तो इसका सबसे पहले रायपुर आएगा, फिर चेन्नई आएगा, ध्यान में रखना, उसके बाद आपका हैदराबाद आएगा, और उसके बाद आपको भोपाल आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको देशांतर और अक्षांश का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो काकरा पार की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो ध्यान रखना, काकरा पार आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। कुंडनकुलम की बात करेंगे तो ध्यान रखना, तमिलनाडु में है। तो नरौरा की बात करेंगे, ध्यान में रखना, तो नरौरा कहाँ पे है? बताइए सभी लोग, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। और कैगा की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आप इसे मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है सब पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 7, ठीक है। अक्षांशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ध्यान में रखना। वे भूमध्य रेखा के समान कोणीय दूरी पर खींचे गए वृत्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भूमध्य रेखा सहित समांतर रेखाओं की कुल संख्या 189 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 189 नहीं, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखना, कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, 179 होती है, क्योंकि टोटल 180 होता है, एक इसमें से घट जाएगा, कितना होगा, 179। या बीपीएससी में आई थिंक 17वीं बीपीएससी या फिर 69वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लेना। 179 होता है, 180 - 1 हो जाता है, ठीक है। तो केवल एक कथन जो है आपका सही है। यह पहाड़ों और यह पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेसिन है, जहां पानी केंद्र की ओर बहता है। समय के साथ किनारों के तलछट बीच में जम जाती है, जिससे लगभग समतल मैदान बन जाता है। उपयुक्त गद्यांश, ठीक है, में किस प्रकार के भू आकृतियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसका पलाया, ठीक है। यह पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेसिन है, जहां केंद्र की ओर बहता है, ठीक है। समय के साथ किनारों के तलछट बीच में जम जाती है, जिससे लगभग समतल मैदान बन जाता है। उपर्युक्त गद्यांश किस प्रकार के भू आकृति का वर्णन करता है, पलाया, ठीक है। हालांकि पलाया जो होता है मरुस्थल में होता है। ये क्वेश्चन को डाउटफुल लेकर चलिए, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डाउटफुल है, मैं ग्रुप में इसके संदर्भ में डाल दूंगा, इसको एक बार देखने की आवश्यकता है, ठीक है। कौन सी अंतरिक्षीय पिंड अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा वाला है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है, जो गैस के विशाल ग्रहों की संरचना के समान है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका
उत्तर क्या होगा? तो उसका उत्तर है ऊंट क्लाउड, धूमकेतु। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऊंट बादल से आने वाले धूमकेतु की कक्षाएं अत्यधिक विचलन होती है, मतलब इलेक्ट्रिक होती है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ बर्फ होती है जो गैस दानव ग्रहों जैसी होती है, उदाहरणतः धूमकेतु, हेलेबोप। ठीक है, कॉमेट, हेलबॉप की बात करेंगे, इसी का एग्जाम्पल है। चलिए, समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु राशि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये गर्म, शुष्क और स्थिर होते हैं। यह शुष्क कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर जो है इसका सही है? तो ध्यान में रखना, पहला जो है ये गर्म, शुष्क और स्थिर होते हैं, ये आपका गलत है। दूसरा की बात करेंगे, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गर्म महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, ये आपका सही है। ध्यान में रखना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, वो आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे पहली बार अपने साम्राज्य का राजधानी बनाया? ठीक है, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो इसका होगा उदयन। ठीक है, उदयन कौन था? तो ध्यान में रखना, अजात शत्रु का ये पुत्र था। और किस वंश से संबंध रखता था? तो ध्यान में रखना, उदयन जो था आपका किस वंश से था? तो ध्यान में रखना, बिंबिसार के द्वारा जो वंश जो स्थापित किया गया था, उसी वंश से अजात शत्रु का भी संबंध था। अजात शत्रु बिंबिसार का पोता था। ध्यान में, सॉरी, मिस्टेक, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, तो बिंबिसार का पोता हो गया आपका अजातशत्रु। ठीक है, हर एक वंश से इसका संबंध था, ध्यान में रखना, जो कि बिंबिसार के द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया, उसे पहली बार अपने साम्राज्य का राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था जिसने अंतरजातीय विवाह और वर्ण संकर का विरोध किया तथा स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक बताया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ध्यान में रखना, किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, ब्राह्मण धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। ध्यान में रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इस वंश को मातृसात्मक वंश कहा जाता है, क्योंकि जितने भी शासक जो है उनके साथ उनकी माओ के नाम भी जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, हाँ, इनसे संबंधित एक अभिलेख भी है, ध्यान में रखना, नासिक प्रशस्ति कहते हैं उसको। प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा पत्र होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना क्या होगा? नासिक प्रशस्ति का संबंध है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता जो थी गौतमी बलश्री, उनका भी नाम आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उन्हीं से संबंधित है इनका नाम भी। और नासिक प्रशस्ति में गौतमी बलश्री ने इनके संदर्भ में चर्चा भी किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इनको ब्राह्मण संस्कृति और वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में बताया गया है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले पश्चिम में तो कौन बनेगा? धौलावीरा, जो कि गुजरात में था, पश्चिम में था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो सुरकोटता कहाँ पे पड़ता है? तो सुरकोटता की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये भी आपको गुजरात में ही है। बनावली की बात करें हरियाणा में, फिर आपका राखी गढ़ी आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 2 1 3 4। ठीक है, चलिए कच्छ, गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा धौलावीरा, गुजरात में ही आपको मिल जाएगा सुरकोटता। बनावली की बात करेंगे तो फतेहाबाद जिला में है, ये आपको हरियाणा में आपको मिलता है। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो ये भी आपको कहाँ पे? हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। जिला का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हिसार में पड़ता है। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और धर्म के हिस्से के रूप में अहिंसा को सबसे स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है? ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शिलालेख 12वां। ठीक है, अशोक का शिलालेख 12 क्या कहता है? शिलालेख 12 में अशोक के धर्म का प्रचार किया गया है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा दिया गया है। यह उसके शासन की नीति का एक प्रमुख सार भी है। ठीक है, आप हमें यह बताइए कमेंट करके, कलिंग युद्ध के बीच में चर्चा किस शिलालेख में आपको देखने को मिलता है? 15 नंबर प्रश्न देखिए, किस राम पाषाण संस्कृति को गिलुंड जैसे स्थलों पर पाई गई काली लाल मृद भांड और तांबे के उपकरणों के लिए जाना जाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं आहर बनास संस्कृति। ध्यान में रखना, ये स्थल कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना, बताइए, आप कमेंट करके बताइए ये स्थल कहाँ पे है। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आहर बनास संस्कृति, जिसे आहर संस्कृति भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में केंद्रित है, खास करके बनास उसकी सहायक नदियों में, नदी घाटियों में, जिससे आहर और गिलुंड जैसे स्थल भी शामिल है। ठीक है,
तो यहाँ पे आहार बनास संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आहार संस्कृति नाम भी है। बनास जो था नदी का नाम था, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये संस्कृति विकास हुई थी, जो कि अपने काली, लाल मृदभांड, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी के लिए जानी जाती थी, ये राजस्थान में था। ध्यान में रखना, पॉटरी जो होता है किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति को उस कितना विकास था, कितना पिछड़ा हुआ था, इसको बताने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो पॉटरी का काफी इंपॉर्टेंस है, इसको भी आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ध्यान में रखना, नहीं लिखी गई थी। तो इसको ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है, साहित्य लहरी, ठीक है। राजा हर्षवर्धन की बात करेंगे या फिर हर्ष की बात करेंगे तो उसने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम है रत्नावली, एक का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरा का नाम है नागानंद, तीसरा का नाम है नागानंद। लेकिन कहते हैं ऐसे हर्ष ने ये सारी पुस्तकें नहीं लिखी थी, उसने अपने ही दरबार में रहने वाले किसी एक जो विद्वान जो था उसे मतलब उससे लिखवाई थी, और क्रेडिट जो था खुद ले लिया, क्योंकि इतिहास में इस मतलब तीनों पुस्तकों को लेकर विवाद आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि साहित्य लहरी की बात करेंगे, बताइए किनके द्वारा लिखा गया था। आई थिंक सूरदास होगा। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक करना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित हम्पी को इस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र माना जाता था। बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसकी राजधानी हम्पी को अब यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल ठीक है। ध्यान में रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1336 में होती है। किसने किया था, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था, ठीक है। कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित थी, और हम्पी को इस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ये भी ठीक है, क्योंकि हम्पी इसकी राजधानी भी थी। हम्पी का विनाश हो गया, कब हो गया, तो राक्षसी टंगरी के युद्ध जो होता है उसमें हम्पी का विनाश हो गया, इसकी राजधानी के विनाश हो गया। लेकिन अब जाके यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता दे दी गई है। वो एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। वह मत को मानता है कि भारत की आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम सत्य के रूप में है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य जी की बात करेंगे, ये भारतीय दार्शनिक थे। इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था, ठीक है। और ये अद्वैत वेदांत का इन्होंने समर्थन किया था, ध्यान में रखना। और चारों दिशाओं में मठ स्थापित करने का श्रेय जो जाता है शंकराचार्य जी को भी जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान में रखना, तो बिल्कुल ठीक है, इनको खान बाबा भी कहते थे। बैरम खान को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्ति के समय खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बिल्कुल ठीक है, बैरम खान की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, हुमायूं का काफी विश्वसनीय अधिकारी था, अकबर का सलाहकार भी था। अकबर इसी के संरक्षण में रहकर काफी दिनों तक कार्य भी किया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। इनकी हत्या कर दी गई थी, बैरम सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब बताना इनकी हत्या किसने किया था, ठीक है। बैरम खान का हत्या किसने किया था, आप हमें ये कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चल के आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखें, हिस्ट्री के तो काफी अच्छे प्रश्न दे रखे हैं। किसके शासनकाल में सिजदा के स्थान पे चहार तस्लीम और जमीन बोश को दरबारी रीति रिवाज के रूप में अपनाया गया, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, शाहजहां, ठीक है। देखिए इसमें सिजदा और पैबोश जो था क्या था, मतलब एकदम सजदे करते हुए, एकदम पैर झुका, मतलब सर झुकाकर, मतलब क्या होता था, जो सम्राट जो होते थे, जो उनका पैर चूमना होता था, ठीक है। तो ये प्रथाएं जो थी चली आ रही थी। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने किया था। लेकिन जब जब यहाँ पे शाहजहां जब शासक बनता है तो उसने देखा से सिजदा और पैबोश जो है, सो ये तो मतलब ईश्वर के एक तरह से उनको अपमान करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो चीजें यहाँ पे सम्राट के लिए किया जा रहा है वो ईश्वर के लिए ही केवल किया जाना चाहिए, तो वही ठीक है। तो उसके जगह पे चहार तस्लीम और जमीन बोस को दरबारी रीति रिवाज के रूप में अपनाया किसने, तो शाहजहां ने। अब बलबन के द्वारा जो चली हुई आ रही पुरानी परंपरा जो थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। शुरुआत किसने की थी सिजदा एवं पैबोश का, तो ध्यान रखा बलबन ने। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो पता है सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आएंगे, क्योंकि 1498 में ही पहुंच गए थे, ठीक है। हालांकि 1500 समथिंग में इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था, ठीक है। तब पुर्तगाली सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद आता है डच। डच की बात करेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, और 1605 में उन्होंने मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में अपना पहला कोठी स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद आएंगे अंग्रेजी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रखना 1600 ईस्वी में आए थे, या 1611 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन वो असफल हो गया था। 1613 में इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी अस्थायी रूप से।
और सबसे लास्ट में कौन आएंगे, तो फ्रेंच आएंगे, क्योंकि फ्रेंच की बात करेंगे कब आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है। भारत में ये आए थे 1667 में, ठीक है। लेकिन एक वर्ष के बाद, एक साल के बाद इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया 1668 में, वो भी सूरत में किया। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर पे आएगा, ये आपका 4 नंबर पे आएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ध्यान में रखना। फिर आपका क्या आएगा, ब्रिटिश आएंगे, फिर आपके फ्रेंच आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर कौन आया, जिसको काटेज प्रणाली भी कहा जाता था। तो ध्यान में रखना, ये नीति जो थी अल्मेडा की थी। ये नीति क्या थी, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे किसी अभी आप लोग जाते हैं ना रोड से, तो टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। उसी तरह जो हिंद महासागर से गुजरने के लिए अगर कोई जहाजेज वगैरह जो जाती थी, तो उनको क्या एक प्रकार का रेवेन्यू देना पड़ता था पुर्तगीज को। इसके बदले में वो सुरक्षा देते थे। जो देने से इनकार करता था उनको जहाज को भी डुबो दिया जाता था, ठीक है। तो ये नीति लेकर अल्मेडा लेकर आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको और भी क्या बोलते हैं, तो काटे सिस्टम भी कहते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इनका हिंद महासागर पे पुर्तगाली नौसैनिक का वर्चस्व था, और वहां पे ये नियंत्रण स्थापित करना भी चाहते थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित शासकों में किसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, शाह आलम द्वितीय को जाता है। क्या हुआ था, तो 1664 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुट सेना जो थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय थे, अवध का नवाब जो था, और साथ में बंगाल का भूतपूर्व नवाब था, ये पराजित हुए थे। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, भू राजस्व प्रशासन जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश को दे दिया गया था, बंगाल और बिहार का मुख्यतः, ठीक है, लगान वसूलने का। इसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा भी शामिल था। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो मुगल शासक शाह आलम सेकंड, इसको आपको ध्यान में रखना। उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के एक परिवार में हुआ था, और उन्होंने एक प्रभावशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने दो प्रमुख रचनाएं, तृतीय रत्न और श्वेत श्वेत कन्यांचा आशुड की भी रचना की। उपयुक्त डांस में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। माली समुदाय में जन्म हुआ था, तो इनके नाम में फूले लगा हुआ है, ध्यान में रखना, क्योंकि माली समुदाय में जन्म हुआ था, तो ज्योतिबा फूले के संदर्भ में बात हो रहा है, ठीक है। इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। 1848 में, ध्यान में रखना, पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने और महिला की शिक्षा की पहल भी की थी, ठीक है। तो ये भी थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, ध्यान में रखना, जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। और साथ में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। वह कब हुआ था, तो 1873 में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी न भूले, ठीक है। चलिए, गुलामगिरी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी। चलिए आगे देखते हैं। तहजीब उल अखलाक पत्रिका, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, के माध्यम से किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तहजीब उल अखलाक जो एक पत्रिका है, इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है। पुस्तिका को तो स्थापना किया नहीं जा सकता, पत्रिका को मतलब निकालने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को जाता है। तो यहां से आप बात करेंगे तो किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया, तो ये था आपका अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन के जनक सर सैयद अहमद खान को जाना जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। वो भारत के चौथे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा उस समय कर दी गई जब वे दौरे पे थे। उनके कार्यकाल में ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना की गई थी। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस वायसराय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कौन था, पता ही आपको, बता दो आप, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जब यात्रा पे थे, तो इसकी हत्या कर दी गई थी। कोई पठान या खान था, ठीक है, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी चाकू मारकर, ठीक है। शेर अली अफरीदी, सॉरी मिस्टेक, शेर अली अफरीदी उनका नाम था, ध्यान में रखना। और भारत में एक मात्र ऐसी घटना है जहां पे वायसराय की हत्या कर दी गई। हालांकि मिंटो के ऊपर भी हार्डी के ऊपर भी आक्रमण हुआ था, बहुत सारे वायसराय के ऊपर आक्रमण हुआ था, लेकिन हत्या इसी की गई थी, ठीक है। साल था 1872 का, ध्यान में रखना, जिस समय जनगणना प्रारंभ हुआ, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की बात करेंगे रिपन के समय में हुआ था 1881 में, लेकिन मेयो के समय में 72 में प्रारंभ हो गया था। यह बिल्कुल भी न भूले, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं।
चलिए देखिए आगे के प्रश्नों का निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार मतलब क्या करना है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिससे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 हो जाएगा। महादेव गोविंद डनादे और अन्य लोगों ने मिलकर किया था। यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अब बयूरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ध्यान में रखना। और यहाँ पे इंडियन लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1875 में हुआ था, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, ने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए इसका सही क्रम आप मिला सकते हो। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा होगा, रेनाडे जी वाला। उसके बाद बॉम्बे नहीं, उसके बाद इंडियन लीग होगा, शिशिर कुमार घोष जी वाला। और साथ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तीसरे नंबर पे आएगा, बरूद्दीन तैयब जी वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 3 एंड 2। निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी के शुरुआत में फराजी आंदोलन की स्थापना की। तो ध्यान रखना फराजी आंदोलन की बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ठीक है, कहां पे चला था तो ध्यान में रखना ये पूर्वी बंगाल में चला था, जो कि वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र है। ठीक है, गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह टीटू मीर के नेतृत्व में ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र कृषक विद्रोह था। ठीक है, ध्यान में रखना टीटू मीर ने किसको संचालित किया था, कौन सा विद्रोह था, तो विद्रोह का नाम है बेरिया विद्रोह। ठीक है, ध्यान में रखना इस विद्रोह का नाम क्या है, नरकल बेरिया विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशस्त्र किसान विद्रोह, जिसे नरकल बेरिया, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करेक्ट करने की आवश्यकता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नंकर बेलिया होता है, बेलिया। ठीक है, विद्रोह जो था इसकी शुरुआत हुई थी, टीटू मीर के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान में रखना ये विद्रोह 1831-32 के आसपास ये चलाई गई थी, और बंगाल बंगाल में ही ये विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे, कब हुआ था तो ध्यान में रखना इसकी स्थापना का श्रेय करने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को जाता है, और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। और कहाँ पे है तो ये ध्यान में रखना अलीगढ़ में है। ठीक है, ये अब देश के अभी सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में से एक भी है। भारतीय संविधान निर्माती सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य के चुनने के आधार पर बनाया गया था, तो आपको पता है 10 लाख। ठीक है, ध्यान में रखना 10 लाख पे एक सदस्य चुनकर आते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव हुए थे। 1937-38 में जो चुनाव हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव हुआ था, वही वहीं से मतलब क्या किए गए थे, सदस्यों को लिए गए थे। मतलब संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के अधिनियम में जो चुनाव का जो प्रावधान था, उसी के आधार पे 1937-38 में जो चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, तो प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य जो चुनकर संविधान सभा में आए थे, ठीक है, इनकी जो सीमा जो थी 10 लाख पर एक थी। चलिए यहाँ पे कुछ मिलान करना है, बताइए कौन सा सही उत्तर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे, जापान से है। विधि की समयक प्रक्रिया की बात करेंगे तो ध्यान में रखना अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, रूस से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आप इसको बेहतर मिलान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर ये रहा। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 33 देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, देखिए 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। उससे पहले ही एक साल पहले 1974 में सिक्किम भारत में एक साल के लिए ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में सम्मिलित तो इसमें हो गया था। ठीक है, लेकिन मूल रूप से जो संविधान संशोधन करके जो सिक्किम का जो दर्जा दिया गया 1975 में दिया गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आधार के रूप में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया, ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। तो ये तो ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना। ये सही है कि नहीं बताइए। तो न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। बिल्कुल, इसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने को सक्षम बनाया। यह आपका गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। यह भी ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। आपातकाल कब लगी थी? अभी तक भारत में आपातकाल की बात करेंगे तो 1962 के युद्ध के दौरान, 1975 में आंतरिक अशांति के तौर पे लगाया गया था। और फिर से आपातकाल कब लगाया, तो बताइए कब कब आपातकाल भारत में लगा है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होते हैं, या फिर सरकार का प्रमुख होते हैं, या फिर नियुक्ति के समय वो संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है। बताना है सही कथनों की संख्या कितनी है। ठीक है, ध्यान रखा, वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है, बिल्कुल ठीक है। सरकार का भी प्रमुख प्राइम मिनिस्टर ही होता है। नियुक्ति के समय वो संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर में उसको किसी न किसी सभा से सदस्य होना आवश्यक है। तो सारे ही कथन ठीक है। ठीक है, तो वास्तव देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच में उक्त व्यवसाय को आवंटन के लिए नियम बनाएगा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर जो है 77 का 3 है। ठीक है, क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में बताता है। 77 सब क्लोज 3 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुव्यवस्थित संचालन के लिए मंत्रियों एवं बीच कार्य का आवंटन के नियम भी क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री भी रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव तो प्राइम मिनिस्टर है, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, चौधरी चरण सिंह भी रहा, बीपी सिंह भी रहा, नरेंद्र मोदी भी रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी जो इसका सही उत्तर है ए सी डी ई। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री रहे। बाकी नरेंद्र मोदी जी की बात करें, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर थे। बीपी सिंह की बात करेंगे, बताइए बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं। चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एक और भी मुख्यमंत्री जो कि प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम है एच डी देवगौड़ा। ठीक है, तो एच डी देवगौड़ा ध्यान में रखना। चरण सिंह का नाम चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह का नाम ध्यान में रखना, नरेंद्र मोदी जी का भी ध्यान में रखना। एक और भी आप ध्यान में रख सकते हो, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई भी मतलब मुख्यमंत्री बने थे और साथ में प्रधानमंत्री भी बने। वो बॉम्बे राज्य के, उस समय महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, क्या हुआ था? तो बॉम्बे हुआ करता, ध्यान रखना, बॉम्बे के वो मुख्यमंत्री थे और बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो 6 लोग ऐसे हैं, एक बार फिर से रिपीट करो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहे और बाद में क्या बने? तो प्राइम मिनिस्टर भी बने। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी भूले नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 3 साल के लिए। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी जाती हो तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान में रखना, एक बार मंजूरी मिल जाएगी तो कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक। अगर आगे इसे कंटिन्यूसली करना है तो 6 महीने के अंतराल पे इसे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के प्रभावित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 4 की बात हो रही है। तो भाग 4 में क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय तो नहीं ना होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये तो ठीक है। इस भाग में
अधिकथित सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय के द्वारा क्या लागू होता है? मौलिक अधिकार लागू होता है, मौलिक कर्तव्य। और ध्यान में रखना, डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? पालकी वाला। ठीक है, NA पालकी वाला। चलिए अब आ गया आपका इकोनॉमिक्स। इसको भी जरा ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विषय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विशेष रूप से कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रम ब्यूरो। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या होगा? श्रम ब्यूरो इज द राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है? MRTP अधिनियम, उद्योग विकास और विनियम अधिनियम, फेरा, या फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है। सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो ये आप लोगों को ये याद होगा 1948 में ये आई थी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे, फेरा की बात करेंगे। फेरा कब था? विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा जो होता था 1973 का है ये। उद्योग विकास और विनियम अधिनियम की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1951 का है। और MRTP अधिनियम की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये 1969 का है। ठीक है, 1969 का है। तो यहीं से आप इसको लगा लोगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले 1948 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर 1951 वाला, उसके बाद MRTP ये आपका एक हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा सबसे लास्ट में? फेरा 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साधन कॉर्पोरेट उधारकर्ता द्वारा अल्पकालिक निधि जुटाने के उपयोग किया जाता है और इसे अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? बताना इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है वाणिज्यक पत्र। ठीक है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था किस राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे जो है बजट से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बिहार। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्था NIFTEM किस राज्य में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ध्यान में रखना, ये कहाँ पे प्रस्तावित है? तो बिहार में प्रस्तावित है। आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि बजट में बिहार को बहुत अधिक सुविधाएं प्रदान की गई थी, ये भी आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। बिल्कुल करेक्ट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 26-27 तक लागू किया जाएगा। बिल्कुल ये भी ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है इसमें। ध्यान रखना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर को भी स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में सुधारों की सिफारिश करने और इनकी परिभाषाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? मायाराम समिति। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्या है? मायाराम समिति। अरविंद मायाराम समिति ने 2014 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में प्रमुख सिफारिश की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए कोई कंपनी, अगर कोई मतलब सूचीबद्ध कंपनी अगर 10% या उससे अधिक निवेश को करती है तो उसको FDI माना जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न ध्यान में रखना है आपको। आय असमानता को मापा जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? आय असमानता को किससे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर लॉरेंज वक्र। ये प्रश्न कई बार पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना। लॉरेंज वक्र से क्या करते हैं? आय असमानता को मापते हैं, बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और भी ध्यान में रखना, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दिखाने के लिए फिलिप्स वर्क होता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को किससे दिखाते हैं? तो फिलिप्स वर्क से दिखाते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास और समानता को दिखाने के लिए कुजनेट्स वर्क होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 जरा ध्यान में रखिए क्या है। एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि हो रही है, उसे सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार से वर्णित किया जाएगा? ठीक है, यहाँ पे मुद्रास्फीति में भी और साथ में बढ़ती बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे?
इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन, ध्यान में रखना। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जिसमें मुद्रास्फीति और वस्तु और सेवाओं की कीमतें जिसमें बढ़ जाती है और साथ में बेरोजगार भी बढ़ती है, ठीक है। जिसके साथ साथ मतलब क्या होता है, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर प्रश्न प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है? 51% है, ठीक है। तो 51% जो है नवीकरणीय ऊर्जा का परसेंटेज है, जिसमें सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा को इसमें शामिल किया गया है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कृषि और खनन जैसी प्राथमिकता गतिविधियों में लगे लोगों को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बताइए। कृषि के क्षेत्र में लगे हुए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? अगर किसी ऑफिस वगैरह में बैठ कर अगर आप काम करते हो तो इनको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जिसमें शारीरिक रूप से मतलब कठिन कार्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब कहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो इनको बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है। कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है कॉर्पोरेट वगैरह में तो इनको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे बैंक का कर्मचारी क्या हो गया? तो व्हाइट कॉलर जॉब हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब सर्विस सेक्टर में जुड़ा हुआ है। और ब्लू कॉलर जॉब की बात करेंगे तो ध्यान इंडस्ट्री में, ठीक है, ध्यान रखना सेकेंडरी सेक्टर में। व्हाइट कॉलर जॉब की बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर में, मतलब तृतीय सेक्टर में है। रेड कॉलर जॉब की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब गोल्ड कॉलर जॉब जो होता है, ध्यान में रखना, इसमें वैसे अधिकारी जो आते हैं जो कि सीईओ है किसी कंपनी के, बड़े सरकारी अधिकारी, आईएएस टाइप के अधिकारी है, साइंटिस्ट हो गए, मीडिया हो गए, कोई मतलब हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब शिक्षा के वरिष्ठ विशेषज्ञ लोग हैं, रिसर्चर वगैरह जो होता है इसमें गोल्ड कॉलर में आता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेड कॉलर में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आएगा, ब्लू कॉलर में द्वितीय सेक्टर जो होता है जिसमें इंडस्ट्री आता है, व्हाइट कॉलर की बात करेंगे जिसमें तृतीय सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर, वो आते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब में की बात करेंगे रिसर्चर वगैरह सब जो होता है वो उसमें आते हैं, ठीक है। किस संगठन द्वारा विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परीक्षा बापू परीक्षा परिसर विकसित किया गया है, ठीक है। बापू परीक्षा परिसर से कुछ याद आ रहा है तो बताइए आप। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ध्यान में रखना। पंचायतों और वार्डों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी और क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो विकास मित्र की जो नियुक्ति जो होगी पंचायतों में, उसमें महिला के लिए कितने प्रतिशत सीटें की बात क्या आरक्षित है? तो ध्यान में रखना 50% एज यूजुअल, ठीक है। आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए, इसका उत्तर बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जिरायदह नामक गांव में हुआ, तो बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, बिल्कुल किया था उन्होंने। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। और उन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। बताइए कौन सा उत्तर जो है इसमें सही है, ठीक है। तो यहाँ पे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक की रचना फरीद जकारिया ने की थी, ठीक है। और वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी ठीक है। आई थिंक एक 1934 में है और एक जो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था 1938 या 39, ठीक है। त्रिपुरी संकट जो था कब आया था? 1938, 37, 38, 39 होगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना, 1934 में 139, एक बार जो ये अध्यक्ष जो बने थे ना, आजादी के आसपास बने थे, ठीक है। तो ये 3 बार काउंट होता है, लेकिन मुख्यतः 2 बार ही बहुत जगह पे दिया रहता है। एक त्रिपुरी संकट वाला जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद नेहरू जी को अध्यक्ष बनने के लिए कहा गया था कि नेहरू जी ने इनकार कर दिया। उसके बाद बंगाल से जो आते थे मौलाना आजाद जी को बोला गया, लेकिन बंगाल से आने की वजह से, ठीक है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से मतभेद करना ठीक नहीं समझा, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। उसके बाद राजेंद्र जी ही एक ऑप्शन थे, तो राजेंद्र बाबू जी को बनाया गया, ठीक है। तो 1934 में या 1939 में त्रिपुरी संकट, वो ध्यान में रखना। एक बार जो बने थे आजादी के आसपास बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो किताब जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जकारिया साहब जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। बिहार में स्थित सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ठीक है। तो द मदरलैंड की बात करेंगे तो ध्यान रखना मजहरुल हक, बिल्कुल। अब मदरलैंड, एक द मदरलैंड है, ठीक है, जो कि सदाकत आश्रम से निकलती थी। एक सीधे मदरलैंड है, ठीक है। तो बाबा ठाकुर दास जो है, ध्यान में रखना, मदरलैंड क्या है?
और द मदरलैंड की बात करेंगे मजहरूल हक, जो कि सदाकत आश्रम से निकलती थी। ध्यान रखना, जिसके लिए जमीन किसने दिया था? तो खैरू मियां ने दिया था, बिल्कुल भी आप ना भूलेंगे, ठीक है। तो मदरलैंड और द मदरलैंड में नहीं भूलना है। मदरलैंड जो है सो आपका बाबा ठाकुर दास का है, ठीक है। और द मदरलैंड जो है सदाकत आश्रम वाला है, ध्यान में रखना। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिंबिसार ने हरेक वंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित की। नो डाउट, बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन जो है शी, बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मिथिला क्षेत्र में कौन सा होता है? ध्यान में, का जट जटिन होता है, ठीक है। जट क्या होता है? पति होते हैं। जटिन की बात करेंगे, पत्नी होता है। मानसून के समय में ये किया जाता है मुख्यतः, जो पति पत्नी के बीच में जो दैनिक जीवन में जो संघर्ष जो होता है उसको दिखाने का प्रयास जो होता है जट जटिन में किया जाता है, ध्यान में रखना। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार में किस जिले में स्थापित किया गया? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसे स्थापित किया गया था पूर्णिया में, 105 करोड़ की लागत से इसे स्थापित किया गया था, ध्यान में रखना। और जगह का नाम अगर पूछेगा तो परोरा में स्थापित किया गया था। तो पता है E20 अब आता है, मतलब इसमें 20% इथेनॉल होता है, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसे हाल में ही 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादित क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बिहार के बक्सर जिले में है, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसने हाल में ही 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादित क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में? बक्सर जिले में। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार में आपदाओं की निगरानी के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइए, बड़ा सुंदर प्रश्न, तो ध्यान में रखना। ये जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं। चलिए, बिहार की कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बताइए। तो बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न संख्या 60 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है, ध्यान रखना, मोतीलाल प्रसाद, ठीक है। चलिए, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार चमकदार भूरी सतह को खो देता है, एक हरा आवरण निर्मित होता है। यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है? ठीक है, सुंदर प्रश्न, बताइए। तो ध्यान में, इसको संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोरोसियन कहते हैं, ठीक है। CORROSION होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से पौधे के लिए निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ठीक है, ध्यान में रखना, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसका सही उत्तर है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है एपोस्टोसिस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? इसको एपोस्टोसिस कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। अभिकथन एक दिया हुआ है, कोलाइड और परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रवस्था विलय जैसा घटक होता है तथा परिक्षेपण माध्यम का वो घटक होता है जिसमें वो निलंबित रहता है। बताइए, डिफिकल्ट प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोनों ही कथन की सही है और RA का सही स्पष्टीकरण। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी आपको PDF में दिया गया है। मैं यहाँ पे चीजों जो इंपॉर्टेंट है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ और चीजों को याद करवाने का ही केवल प्रयास कर रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना। पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा कथन सही है? तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 65 की बात करेंगे, तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान में रखना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है, क्या होती है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तता होती है, जबकि जंतु कोशिका में कई छोटी रिक्तकाएं होती है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है।
क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे दोनों में ही होता है, ये तो ठीक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि पशु कोशिका में कई छोटी होती है, बिल्कुल ठीक है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, जबकि वो पादप कोशिका में नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 65 का ऑप्शन क्या हो गया, डी, दोनों ही सही है। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के दो एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? बताना है कौन सा आंसर सही है। चलिए तो ध्यान में रखना, इसका जो सही उत्तर जो है ध्यान में रखिए क्या है, तो इसका सही उत्तर है बी, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के दो एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? पृथक्करण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान में रखना, निकल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे उसमें निकल का उपयोग होता है उत्प्रेरक के तौर पे। चलिए, एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। केमिकल फार्मूला निकालना है आणविक यौगिक का, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक तत्व की संयोजकता के द्वारा क्या होती है, यह निर्धारित होती है। जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, और यह उन्होंने यह खोज की तो क्या प्रयोग कर रहे थे? ठीक है, तो पता ही आपको किसके द्वारा किया गया था, ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोगों ने बना दिया होगा। तो इसका सही उत्तर रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर का निरीक्षण कर रहे थे, और उसी के बाद मतलब आप देखेंगे तो जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया, और इस समय वो जो थे माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए। और ल्यूवेनहॉक की बात करेंगे तो बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे, ये बिल्कुल वायरस नॉट बैक्टीरिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है, एमाइलेज है। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, पीएच स्केल की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो किसने की थी, तो पता ही आपको, आसान प्रश्न है। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। ध्यान में रखना कब की थी, तो 1909 में की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीरो जो होता है न्यूट्रल होता है, अगर इधर से जाएंगे माइनस में निगेटिव हो जाएगा, मतलब वो अम्लीय होगा, और प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू जिसे ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मानव ब्लड का क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कभी कभी पूछते हैं, तो कुछ कुछ पीएच मान आप लोग याद कर लीजिए, आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? ठीक है, ध्यान में रखना, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर रेडियो वेव्स होता है। रेडियो तरंगे की बात करेंगे, इनकी चुंबकीय विकिरण सबसे लंबी होती है। ठीक है, चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है। ध्यान में रखना, सबसे लंबी रेडियो तरंग होता है, उसका अवरक्त होता है, उसका दृश्य प्रकाश होता है जिसको हम लोग विजुअल लाइट कहते हैं, उसका एक्स किरण होता है। ठीक है, तो एक्स किरण का सबसे कम और रेडियो तरंग सबसे अधिक। निम्नलिखित विकिरण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। उच्च विद्युत ऋणात्मक, उच्च आयनीकरण ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालकता, भंगुर ठोस अनमनीय। ठीक है, निम्न स्तरीय विद्युत चालकता। उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं है? तो पता ही आपको किसका होगा, तो ये अधातु का है, क्योंकि यहाँ पे उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, भंगुर होता है, टूट जाते हैं। ठीक है, निम्न स्तरीय तापीय चालकता होती है, निम्न स्तरीय विद्युत चालकता भी होती है। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है, कौन किसके काटने से होता है ये। ठीक है, तो डेंगू जो है सो आपको एडिज मच्छर काटेगा तो डेंगू हो सकता है। ठीक है, मलेरिया फाइलेरिया की बात करेंगे तो ध्यान में रखना क्या होगा, हाथी पाँव जिसको हम लोग कहते हैं, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद चिकनगुनिया की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, चिकनगुनिया किसके वजह से होता है, तो ध्यान में एडिज मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया होता है। एडिज मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ये मादा एनिफ्लिस। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका डेंगू है, एडिज मच्छर से चिकनगुनिया है, अभी सही लगा ना। अब मलेरिया की बात करेंगे तो सैंड फ्लाई, ठीक है, जिसको बलुई मक्खी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम देखते हैं। चलिए,
75 नंबर क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नमक का विलयन, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च का विलयन उपयुक्त में से कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका 2 एंड 4 सही है, दूध एंड स्टार्च का विलयन, ठीक है, आपको टिंडल प्रभाव को दर्शाने का कार्य करता है, बिल्कुल भी ना भूलें। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूटन की मौजूदगी का पता लगाया है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है, ये तो आसान प्रश्न आप सभी लोगों ने बता दिया होगा। चैडविक ने लगाया था, ध्यान में रखना। चैडविक ने सर्वप्रथम परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था, ध्यान में रखना। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए एमिनो एसिड और राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है टीआरएनए, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। यमंडल में प्रकाश के पनिकरण जिसका स्कैटरिंग कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है, ठीक है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि यमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबे तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से क्या करते हैं, तो प्रकिरणित करते हैं, ध्यान में रखना। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी बिखर जाती है, जिसे दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमारे आंखों आंखों तक पहुंच पाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कथन दो गलत है, ठीक है। क्योंकि कथन दो क्यों गलत है, तो आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है, जिसको रेली परिकिरण के कारण, जिसमें छोटी तरंगदैर्ध्य वाली रोशनी को वायुमंडलीय अणु और छोटे कण अधिक प्रभावी रूप से परिकर्णित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 की सही है। महिला की आवाज की तुलना में पुरुषों की आवाज की सामान्यता पिच क्या होती है, बताइए। कम होती है, अधिक होती है। तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है, महिला की आवाज से क्या होती है, नीची होती है, ठीक है। हाल ही में जापान के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्था ने शैटोमा के रिकेन के वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया। तो ध्यान रखना करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है बी, रिमाई नाम है, ध्यान में रखना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऑप्टिकल फाइबर से किया गया संचार रेडियो तरंगों के व्यवधान से मुक्त होता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्व आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोनों ही सही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या की बात करेंगे, तो प्रश्न संख्या 82 देखिए, ठीक है। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव न हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होगा, ठीक है। ये प्रश्न तो कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर किसी चीज को अगर हम फेंकेंगे तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आएगा। कई बार ये प्रश्न आप लोग को बताया जाता है, क्योंकि न्यूनतम प्रारंभिक वेग को प्लान वेग कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। ये विक्षेपण किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका अपवर्तन के कारण, ठीक है, ध्यान में रखना। इससे काफी रंगें निकलती है, जिसको हम लोग VIVGYOR के नाम से जानते हैं। VIVGYOR, ये सात हुआ क्या, एक दो भी, एक मिनट मिस्टेक, ये सात रंग जो बनता है, VI, सॉरी, VIVGYOR, एक दो तीन चार, तीन सात है, ठीक है। अब इसमें कौन सा कलर क्या होता है वो अपना देख लेना। V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू होता होगा, G फॉर ग्रीन होता होगा, Y फॉर येलो होता होगा, O फिर ऑरेंज होता होगा, R फॉर रेड होता होगा। एक बार कलर का नाम मिला लेना, लेकिन जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो ये सात रंगों का रंग तैयार करता है, जो कि अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे सुचालक जो होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुचालकों से होकर विद्युत धारा सुगमता से प्रभावित होती है, बिल्कुल ठीक है। किसी सुचालक का प्रतिरोध उसके तापमान के निरपेक्ष पे स्थिर रहता है, ये गलत है। और तांबा एक सुचालक है, बिल्कुल सुचालक है, क्योंकि इसमें तांबा सुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सो आपका यहाँ पे गलत है। किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप से परिभाषित किया। तो गति की परिभाषा की बात करेंगे गणितीय रूप से, किसने दी, तो ध्यान में रखना, तो गैलीलियो गैलीली ने। तो किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम गति को प्रति इकाई समय में
तय की गई दूरी के रूप में गणितीय रूप में परिभाषित की? तो ध्यान रखना गैलीलियो गैलीली ने। ध्यान रखना इसमें न्यूटन मत कीजिएगा क्योंकि न्यूटन ने गति का नियम दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीएसएलवी C-60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको स्पार्टेक्स कहते हैं ना, मिशन में SDX-01 SDX-02 उपग्रहों को परिणामों को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक जो था चेजर जो था, दूसरा जो था टारगेट था। SDX-01 चेजर है और SDX-02 जो सैटेलाइट जो थे इसको टारगेट कहा गया था। हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। ठीक है, प्रसार भारती ने भी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, उसका नाम है वेब्स। ठीक है। आईएनएस सुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है रूस के कैलिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ठीक है, तो बच्चे जो है सोशल मीडिया पे बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, जिनका उम्र 16 वर्ष से कम है, उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 देखिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है? ठीक है, तो टैक्रोमा जो कि आंख की बीमारी है, ध्यान में रखना, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये संक्रमण जो होता है जीवाणु की वजह से होता है और आंखों में होता है। ठीक है। बेटल टेकरी कहाँ स्थित है? जहां मिथाइल लोकोगस ओआरआईजी नामक जीवाणु पाया गया जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम बनाता है। तो ध्यान रखा ये जो शहर जो है बेटल टेकरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक प्रसिद्ध पहाड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखा महाराष्ट्र के पुणे में है। ठीक है। हाल ही में किस स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? एम पॉक्स, इसको मंकी पॉक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिबेलू ज्वालामुखी जिसे हाल में ही विस्फोट हुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका रूस में है सिबेलू ज्वालामुखी, इसको आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। बिहार की गन्ना यंत्रिक योजना के तहत किसान समूहों को दी जाने वाले अधिकतम सब्सिडी की राशि कितना है? तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या है? 90.68 लाख। ठीक है, 90,68,000 आप कह सकते हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के राज्यों में पाया जाता है। इसे IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट GIB मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2013 में की। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर 1 एंड 3 मतलब 2013 में राजस्थान सरकार के द्वारा की थी, ये तो ठीक है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन IUCN सूची जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। क्यों है? क्योंकि ध्यान में रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत तो इसको प्राप्त है, सुरक्षा तो इसको प्राप्त है, लेकिन रेड लिस्ट में आता है। ठीक है, ध्यान में रखना रेड लिस्ट में, IUCN रेड लिस्ट में अत्यंत संकटग्रस्त क्रिटिकली इंटेंजेंट के रूप में सूचीबद्ध है। ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मुझे लग रहा है इसमें। आई थिंक इसका सारे ही उत्तर की बात करेंगे सही होना चाहिए। एक बार मैं फिर से देख रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पे संकटग्रस्त नहीं होगा, ये अत्यंत संकटग्रस्त होगा, एक्सट्रीमली क्रिटिकली में आता है। ठीक है, ये इसीलिए ये गलत दिया हुआ उत्तर में। ठीक है, ध्यान रखना ये सही है। ये केवल संकटग्रस्त नहीं, ठीक है, अत्यंत संकटग्रस्त आएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे क्रिटिकली इंडेंजर तो सही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में अत्यंत नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अगर अत्यंत लगा देते तो ये भी सही हो जाएगा। अगर आप केवल इंग्लिश को पढ़ के आप देखते हो तो सही, इसलिए प्रश्न को मैं गलत मान के चलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पे क्रिटिकली इंटेंजेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में केवल संकटग्रस्त लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका डाउटफुल है।
मेरे हिसाब से इसको काट देता हूं और क्रिटिकली इंटेलिजेंट मान के चलता हूं तो 1 2 3 सही है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भारत। ठीक है, क्योंकि भारत की बात करेंगे जनसंख्या में तो काफी अधिक है ना, तो यहाँ पे 18.3% लोग जो है अभी भी बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत रहते हैं। अगर मान लीजिए भारत की जनसंख्या 1 अरब है, मतलब मोर देन 100 करोड़ है, ठीक है, तो 100 करोड़ अगर भारत की जनसंख्या है तो 18% लोग भी हो गए है ना, तो लगभग 18 करोड़ हो गया। 18 करोड़ तो इन देशों की जनसंख्या में नहीं हो सकती, तो इसी आधार पर अगर देखेंगे तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे अधिक लोग। ठीक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो डाटा में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, तो बिहार में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो जीएसटी से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान करने के लिए, इसीलिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। एमआरपी भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? डायना कुंडोलो। एमआरपी की बात करेंगे, ध्यान रखना, एमआरपी क्या बनाती है? टायर बनाती है। ध्यान, मद्रास रबर फैक्ट्री का फुल फॉर्म होता है। कुछ दिन पहले इसकी एक शेयर का कीमत 1 लाख रुपया चला गया था, इसलिए भी ये चर्चा में था। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन करने के लिए एक परियोजना की शुरू की गई है? तो वो संगठन कौन है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, फसाई। किसी भी सामान को, खाद्य पदार्थ को लेते हुएगा तो उसपे फसाई लिखा रहता है, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो एक आपको बोर्ड दिखेगा। ठीक है, वहां पे फसाई का एक, वहां पे लोगों के साथ उनका एक डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, उनको फसाई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। गीदों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये काफी चर्चा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हाल में नहीं लगाया, कई बार सो गए, लेकिन हमेशा हाल में ही इसके बारे में आता है। तो इसका नाम है निमेसुलाइड। ठीक है, ध्यान रखना, इस दवा पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि गीधों को संरक्षण किया जाए, क्योंकि इसका होता है ना वेटरनरी यूज में होता है, जो पशु जो होते हैं, गाय भैंस जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उनको ये लगाया जाता है। और जब वो डेथ कर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, गिद्ध किसी न किसी प्रकार से इनका सेवन कर लेता है, जिसकी वजह से गिद्ध में क्या होता है, घातक गुर्दा से संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, मतलब फैटल किडनी फेल्योर होता है, जिसकी वजह से उनका किडनी खराब हो जाता है और गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। गिद्ध जो है तो पर्यावरण के लिए बहुत ही, संरक्षा के बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता है, इसलिए इस दवा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 31 टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। ठीक है, 100 डेज का डेली मेंशस राइटिंग हो गया, 15 फुल एंड टेस्ट सीरीज दिया दिया जा रहा है, 31 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जो कि सेक्शनल है। ठीक है, और साथ में इसमें कुछ फुल एंड टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड है, मतलब 31 टेस्ट टोटल में बात करेंगे तो 21 सेक्शनल है और 10 की बात करेंगे फुल लेंथ है। डेली मेंसुरेशन रेटिंग 100 डेज का है और 15 फुल लेंथ टेस्ट की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, इसमें भी आपका 5 जीएस का, 5 जीएस का और 5 एसए का, मतलब 10 टोटल हो गया जीएस का, जीएस 1 जीएस 2 मिलाकर। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये जो नंबर जो होगा इस पर आप कॉल कीजिए, 7250110904, इस पे कॉल करके आप बैच को इनरोल कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर से आपसे एक नए डिस्कशन में सेट नंबर 3 के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए और अधिकारी बनिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होती है एक नए वीडियो में।